चलिए डियर बच्चों, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हमारा सबसे सबसे गजब की चीज़ जो कि केमिस्ट्री में आपका दिमाग हिला के रख देगी उसको। ठीक है, जो कि है आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखो, इसके लिए आप ऐसा मत समझना कि हम टॉपिक को सीधा सीधा समझने वाले नहीं। हम पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, उन बेसिक को क्लियर करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे चैप्टर में समझने वाले हैं कि क्या क्या ये मॉडल था और क्या नहीं था। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि इससे बेसिक चीज़ें क्या है, बोहर मॉडल ने क्या हमें बताया था, क्या नहीं बताया था, कहाँ पे वो फंस रहा था। वो सारी पहले बातों को समझते हैं, फिर हम ये जो है टॉपिक समझ आएगा। आइए, तो इसके लिए सबसे पहले तो देखो, यहाँ से दो चीज़ें हैं जो कि बोहर मॉडल तो क्या, बाकी के जितने भी मॉडल थे सब अनेबल हो गए थे एकदम बताने में। ठीक है, वो क्या था कि पहला था कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, मतलब कि जो पदार्थ होता है, मैटर जो होता है, वो अपना डुअल बिहेवियर बताता है। अब आप कहेंगे सर ये डुअल बिहेवियर क्या होता है, वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि वेव लाइक नेचर और पार्टिकल नेचर, मतलब कि किसी भी एक एटम का या किसी भी एक आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन वगैरह का या पार्टिकल का दो तरीके से बिहेवियर पॉसिबल हो सकता है। एक तो वो वेव की तरह भी वर्क कर सकता है कुछ इस तरीके से, और एक वो जो है पार्टिकल की तरह वर्क कर सकता है, मतलब कि कुछ फोटोन की तरह। ठीक है, तो फोटोन क्या थे, पार्टिकल थे, और वहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, आपकी वेव है। तो ये दो चीज़ें हैं आपकी, वो बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था साइंटिस्टों को, खटिया खड़ी हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, दूसरा ये था कि हेजनबर्ग की एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा और वो बिल्कुल एकदम से हिला के रख देगा पूरी सारी थ्योरी को। अभी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था अब हेजनबर्ग का, वो भी हम आगे देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में आपको दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या है। ठीक है, देखो बेसिकली एक फ्रेंच के फिजिक्स थे आपके, मतलब फिजिक्स को पढ़ने वाले समझने वाले, जिनका नाम था डी ब्रोगी। अब इनको ब्रोगली नहीं कहना, इनका ब्रोगी नाम है, तो डी ब्रोगी करके थे। ये 1924 पे ये रहे। ठीक है, तो 1924 में इन्होंने एक प्रपोज करा एक थ्योरी। इन्होंने कहा भाई जो मैटर है ना, पदार्थ जो है, जैसा कि रेडिएशन में आप देखते आ रहे हैं उनको, जैसा कि रेडिएशन हो गई, ये आपका डुअल बिहेवियर दिखा सकता है। ठीक है, मतलब कि दो तरीके से बिहेवियर दिखाएगा। अब वो कैसे बिहेवियर दिखाएगा समझिए। अब बात ये और समझने वाली है कि अभी तक इनसे पहले लोग ये मान रहे थे कि या तो भैया पार्टी जो मैटर है वो फोटोन है, या फिर जो है आपका क्या है वो वेव है। मतलब कि दोनों में ये बहुत ही वो चल रही थी दिक्कत, है ना, इसको एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा था कि वो एक कोई चीज़ है ना। मतलब कि वो अब यहाँ पे ब्रोगली कहेंगे नहीं भैया, वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। तो अब ये वेव भी है पार्टिकल भी है। अब ये बात को वो कैसे प्रूव करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सुनो। तो इन्होंने पहली बात तो ये कह दिया कि वो बोथ जो आपका क्या है वो पार्टिकल और वेव लाइक प्रॉपर्टी होती मैटर के पास में, रेडिएशन के पास में। अब वो कैसे होती समझिए। तो दिस मीन ये था कि जो फोटोन की आप बात कर रहे हो उसके पास में एक मोमेंटम भी है एज वेल एज वेवलेंथ भी है। अब देखिए, कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी मैटर है दुनिया का, यदि वो क्या है उसके पास में मास है, तो सीधी सी बात है कि वो क्या कर सकता है आपका, है ना, यदि और वो पार्टिकल में, ठीक है, हम क्लासिकल फिजिक्स को लगाएं, हमारा जो कि न्यूटन वगैरह की थ्योरी को लगाएं, तो हमको पता चलेगा कि वो मोमेंटम रखेगा, और मोमेंटम को यहाँ पे पी से डिनोट करा जाएगा। ठीक है, ये इतनी सी बात याद रख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और यदि वो वेव है तो वो सीधी सी बात है उसके पास में वेवलेंथ होगी। तो डी ब्रोगी ने अपनी इस एनालॉजी को बनाया और उन्होंने एक रिलेशन बनाई जो कि वेवलेंथ के बीच में और मोमेंटम के बीच में, और वो रिलेशन कुछ इस तरह से थी। ठीक है, अब ये ब्रोगली या ब्रोगी के बारे में ये कुछ बातें लिखी गई हैं, वो आप बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल, है ना, कुछ है ही नहीं इसमें जो कि आपको ना समझ आएगा। बस इनकी बायोग्राफी के बारे में दिया गया, आप देख लेना। ठीक है, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, वो है ये रिलेशन। ठीक है, तो इन्होंने ये रिलेशन बनाई है। अब आप कहेंगे कि सर ये रिलेशन तो इन्होंने बना दी, लेकिन ये कैसे बनाई होगी, जरा इसकी डेरिवेशन यदि आप हमें बता दें तो हमको तो मजा जाए। चलो, तो मैं आपको इसकी डेरिवेशन सिखाता हूँ, पहले देखिए। तो बेसिकली वो इस चीज़ पे कैसे पहुंचे मैं आपको पहले साइड में बताता हूँ। बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है। देखो, इन्होंने कहा कि कोई भी यदि पार्टिकल है ना, कोई भी यदि मैटर है, तो पहली बात तो वो एनर्जी यदि वो देगा तो उसको हमको आइंस्टीन की इक्वेशन थी mc² करके उससे दे सकता है। ठीक है, मतलब आइंस्टीन ने अब ये थ्योरम निकाली थी, उन्होंने ये बेसिकली ये फॉर्मूला लिखा था E = mc²। उसमें कहा इन्होंने कि जो एनर्जी उसका मास से कुछ इस तरह से रिलेशन है। यहाँ पे c जो है स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हो गई बात। अब दूसरी एक रिलेशन और हमने पढ़ी थी एनर्जी के बारे में, जब भी एनर्जी को हम मतलब कि वेव वगैरह की एनर्जी को निकालते थे, उसमें हमने पढ़ा था H में म्यू कर गया है ना, न्यू जो होता है। ठीक है, तो क्या मैं अब यहाँ पे देखना ध्यान से इन दोनों चीज़ों को, पहले ही मैं दूसरे कलर लेता हूँ कि E = आपका क्या है mc², और एक और E आपका क्या है जो कि है E = एच न्यू करके। क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो भाई जब ई और ई कॉमन है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि mc² = h न्यू।
बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मुझे एक और बात बताओ बच्चों कि यहाँ से अब आपका जो है ये सी को क्या हम और कुछ ब्रेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कहेंगे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, तो सबसे पहली बात तो यहाँ से हमारा ये जो न्यू है वो क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एम सी स्क्वायर इजकल टू एच, और यहाँ पे न्यू को लिख सकते हैं सी ओवर का लेमडा, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ से मुझे एक बात बताइए कि जब आप ऐसा लिख सकते हो कि सी ओवर का लेमडा करके, तो यहाँ से एक सी से एक सी कट जाएगी आपकी, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका एम सी इजकल टू आपका एच ओवर का लेमडा, ठीक है, ये बचेगा। अब एक बात और मुझे बताओ कि पार्टिकल क्या होता है, ठीक है। मतलब कि जो आपका मोमेंटम होता है वो आपका क्या होता है, वो हमने पढ़ा है कि मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू में वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, वेलोसिटी को इस तरीके से मैं भी लिखूंगा। अब जो हमारा मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू में वेलोसिटी। तो यहाँ से हमको एक चीज़ और रिलेशन मिल रही है क्या, कि जो आपका इन्होंने कहा कि जो वेवलेंथ है, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो वेवलेंथ है आपकी, ठीक है। तो अब एक बात मुझे बताओ, आप यहीं पे ध्यान देना कि यहाँ पे ये जो सी हमारा है वो क्या है, बताइए आप। पहले मैं इसको इधर से हटा देता हूँ, बिल्कुल मैं सिंपल बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखो मैंने यहाँ तक ये किया है, आपका यहाँ तक आपको समझ आया, बहुत बढ़िया। अब मास यहाँ पे होता है, मास ही है, ठीक है, एम से मतलब है, और सी यहाँ पे है स्पीड, ठीक है, इतनी हमको बात समझ आ रही है। सी यहाँ पे है स्पीड। तो भैया अब भी मैंने आपको बताया कि मास इनटू में स्पीड का हो या वेलोसिटी का हो, वो आपका एक्चुअल में क्या होता था, आपका मोमेंटम होता था पी। तो क्या मैं एम सी की जगह पी लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे आपका क्या है, एच है, और यहाँ पे लेमडा है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि लेमडा जो है वो अल्टीमेटली एच ओवर का पी हो जाएगा, ठीक है। यही तो इन्होंने बुक में लिखी है, एच ओवर का पी, ठीक है। आया समझ में एच ओवर का मैंने पी कैसे निकाला है? तो इतनी सी बात आपको समझनी है, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ। आप इसको मैं छोटा सा कर देता हूँ जिससे कि आपको कभी इसको नोट करने की जरूरत पड़ रही हो तो नोट कर लेना, ठीक है। तो हमने एच ओवर पी कैसे निकाला, अब आपको समझ आ गया होगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, जहाँ पे एम क्या है, यहाँ पे मास है, ठीक है, उस पार्टिकल का। वी यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है उस पार्टिकल की, ठीक है। और यहाँ पे पी जो है वो आपका क्या है, मोमेंटम है बेसिकली। तो डी ब्रोगली की ये जो प्रिडिक्शन थी आपकी, वो कंफर्म हो गई एक्सपेरिमेंटली, जब यहाँ पे ये फाउंड हुआ एक इलेक्ट्रॉन की जो एक बीम होती है वो आपकी जाती है डिफ्रैक्शन में। अब डिफ्रैक्शन आपको मैंने बताया था कि यदि मान के चलो कोई एक आपकी जो इस तरीके से एक वेव आ रही है, तो यदि उसके सामने एक पार्टिकल आ गया तो क्या करेगी, वो आपकी हल्की सी बेंड हो जाएगी, और बेंड होकर वो उस तरीके से निकल जाएगी। तो इसको कहते थे डिफ्रैक्शन हो जाना। तो ये डिफ्रैक्शन जब हुआ तो उससे इन्होंने समझ गया कि ये जो चीज़ है डी ब्रोगली की, वो वर्क करती है, ठीक है। अब फेनोमेनन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, मतलब कि इससे ये समझ आया कि इस फेनोमेना से कि जो पार्टिकल होता है वो वेव नेचर तो शो करता ही करता है, और साथ में वो खुद पार्टिकल भी है। तो दिस फैक्ट हैज़ बीन पुट टू यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। और फिर इस फैक्ट को जो है समझते हुए फिर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया, और विच इज बेस्ड ऑन द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट एज एन ऑर्डिनरी जो है आपका माइक्रोस्कोप यूटिलाइज द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो यहाँ से हमारा उसका यूज़ करके इस फैक्ट का एक हमारा क्या बनाया गया, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया। और उस माइक्रोस्कोप की खासियत ये थी कि वो वेव लाइक नेचर जो होता है लाइट का वो देख सकता था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है वो पावरफुल टूल है आज के मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च में, क्योंकि ये हमें अचीव कर पाता है या बता पाता है मैग्निफिकेशन किसका, एक 15 मिलियन टाइम्स जो है उस चीज़ का, मतलब एक छोटी सी चीज़ है उसको 15 मिलियन टाइम बड़ी करके हमको ये बता सकता है, ठीक है। वो इसी चीज़ से मिलके बना है। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि डी ब्रोगली ने ये कहा कि हर एक जो ऑब्जेक्ट है ना, इन अ मोशन में उसके पास में एक वेव कैरेक्टर होगा। अब आपको मैं एक सिंपल से एकदम शॉर्ट में और एकदम हलवट तरीके से बताता हूँ इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा मान चलो आपके पास में क्रिकेट की बॉल भी है, ठीक है, एक क्रिकेट की बॉल भी है। तो यदि उस बॉल में आप हिट करते हैं किसी भी बल्ले से, ठीक है, एक किसी भी क्रिकेट बॉल को बल्ले से भी यहाँ पे मारते हैं, तो जो बॉल यदि मोशन में जाएगी, ठीक है, बॉल यदि मोशन में जाएगी तो वो आपका, चूंकि वो पार्टिकल तो है ही है, ठीक है, बॉल जो है वो पार्टिकल से बनी है, पार्टिकल तो है ही है, लेकिन यदि वो मोशन में होगी तो हल्का सा वेव नेचर भी शो करेगी। और ये वेव नेचर जो है जितना ज़्यादा मास बढ़ेगा उतना ही वो वेव कम होती जाएगी। अब इसको मैं कैसे समझा पा रहा हूँ वो आपको मैं इस फॉर्मूले से समझाता हूँ। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए ध्यान से, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब देखो जितना ज़्यादा मास बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी,
वेवलेंथ कम हो जाएगी। यहाँ से हमको रिलेशन समझ आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई किसी भी यदि हमने ऑब्जेक्ट को क्या करा, उसका मास बढ़ा दिया तो उसकी वेव जो होगा कैरेक्टरिस्टिक वो कम हो जाएगा। और साथ में देखो वेलोसिटी भी उसकी वो है, तो यदि हमने वेलोसिटी भी किसी की हमने बढ़ा दी, मतलब कि बॉल को हमने इतना तेज भगाया कि उसमें भी क्या हो जाएगा, उसका जो वेव है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समझ आ रहा है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अभी हमें इक्वेशन या क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से चीज़ें समझ आएगी। तो समझ गए यहाँ तक आपको बात क्लियर है एकदम? भूल जाओ सारी बकवासों को, दिमाग में बस एक बात रखो कि कोई भी यदि ऑब्जेक्ट है, यदि उसके पास में अपनी एक थोड़ा सा मास है, वेलोसिटी वगैरह है, तो वो हमेशा एक वेव नेचर को शो करेगा और साथ में वो आपका पार्टिकल भी होगा ही होगा। ठीक है, तो जो वेव लेंथ होगी आपकी एसोसिएटेड होगी एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की, वो एकदम इतनी शॉर्ट होगी क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा है, तो उनकी जो वेव प्रॉपर्टी है वो हमारी डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे मैंने बॉल का एग्जाम्पल दिया। अब जो वेव लेंथ एसोसिएट होती है विद इलेक्ट्रॉन के संग होती है। क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन उसके पार्टिकल के संग में, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन के बाद हम देखें कि भाई साहब उसका चार्ज है या फिर प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, तो उनका क्या होता है, मास बहुत कम होता है। उस कारण से उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इससे बहुत ही अच्छा हमको समझ आ रहा है। देखो अब मैं फिर से आपको समझाता हूँ। अब मैंने कहा भैया किसी का मास कम है तो सीधी सी बात है उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और उसकी वेलोसिटी को भी आप बढ़ाओगे तो भी उसकी वेवलेंथ घटेगी। लेकिन यहाँ पे मास इतना कम होता है कि वेलोसिटी उतना असर नहीं दिखा पाती। ठीक है, तो अब आगे हमको समझ आ रहा है कि कैन हाउएवर बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली, और इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट भी कर सकते हैं, और जो रिजल्ट होता है हमको उस प्रॉब्लम से उसको हम क्वालिटेटिवली बता सकते हैं, समझ सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करके। ठीक है, आइए जरा मान के चलो कि हमारे पास में क्या है, वेवलेंथ निकालनी है किसी क्रिकेट बॉल की। ठीक है, अब उस बॉल का हमको मास दे रखा है वो है 0.1 kg करके। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी भी दे रखी इतनी इतनी। तो यार कोई बड़ी बात है क्या? ये सिंपल सा वही फंडा है कि वेवलेंथ जो अभी हमने देखा है वो क्या होता है आपका एच ओवर का एम वी होता है। तो एच आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे वैल्यू रख देना, मास की यहाँ पे उठा के वैल्यू रख देना, वेलोसिटी को उठा के यहाँ पे वैल्यू रख देना। सिंपल सा आपको सारा आंसर मिल जाएगा। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले तो यहाँ से लैम्डा हमको निकालना है, तो यहाँ पे एच हमारा एक कांस्टेंट है, उसकी हमने वैल्यू रख दी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल करके। और यहाँ पे आपका है एम, यहाँ पे मास रख दिया हमने केजी में, और यहाँ पे वेलोसिटी रख दी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मास आपको केजी में रखना, ये बात याद रखना, तो ही जाके आपका ये सही आएगा। तो फिर आपको पता चलेगा कि एक जो आपका कोई भी वेवलेंथ होती है किसी भी चीज़ की, जिसका यदि मास हमारा इतना इतना है इतना इतना है, तो उसका जो वेलोसिटी होगी या फिर वेवलेंथ निकलेगी वो प्लैंक कांस्टेंट के बराबर निकलेगी, कुछ इतनी। ठीक है, एक और देखो, अब यहाँ से देखो मास हमको दे दिया इलेक्ट्रॉन का वो है कितना, इतना। ठीक है, ये हमको ऑलरेडी पता भी होता है। और दूसरी बात हमको बोल रहा है कि इफ़ इट काइनेटिक एनर्जी दे दी हमको, मतलब कि सिंपल सा एनर्जी दे दी है वो भी काइनेटिक एनर्जी। तो हम जानते हैं कि एनर्जी को हम सिंपल सा कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कि ई इक्वल टू हमारा क्या होता है, वही फंडा है, बहुत सारे फंडे हैं, हम उन पे लगा के इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी दे दी हमको इतनी, अब बोल रहा है उसकी वेवलेंथ निकालो। तो हम एक रिलेशन बनाएंगे सबसे पहले तो ये कि काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम बी का स्क्वायर होती है, वो हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें चाहिए भैया वेलोसिटी। ठीक है, कि मास गिवन है, वेलोसिटी पता चल जाएगी। वेवलेंथ वाला जो रिलेशन है आपका इस तरीके से कि एच ओवर का एम भी वाला, तो यहाँ से मास तो गिवन है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी हम उस एनर्जी से कन्वर्ट करके निकाल लेंगे। तो पूरा हम इसको जब चेंज करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा आपका ये, और उसमें जब ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगी सीधी क्या, वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी पता चल गई हमको यहाँ से, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मास हमको गिवन था, सारी बातें हमको पता चल जाएगी, और हमको पता चल जाएगा कि इतनी इतनी कुछ इसकी क्या आएगी, वेवलेंथ निकल के आएगी कितनी है, 896.7 नैनोमीटर करके। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम देख लो जहाँ पे हम मास और फोटोन निकाल रहे हैं, वेवलेंथ हमको गिवन है। ठीक है, मतलब कि हमको मास निकालना है उस फोटोन का, लेकिन वेवलेंथ हमको प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले देखो वेवलेंथ को हम इस तरीके से निकाल लेंगे, है ना, और उसको जो है ये एम्स्ट्रॉम में दिया है, तो एम्स्ट्रॉम को कन्वर्ट करना, एम्स्टर्डम बोल रहा हूँ, एम्स्ट्रॉम जो होता है उसको कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। इसका मतलब होता है जो यदि ये आपका होता है ना इस तरीके से, इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 करके, तो 10⁻⁻10 बस इसमें मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है, तो ये हमारा वेवलेंथ निकल जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या कहा हमको कि वेलोसिटी अब हमको निकालना है, तो सबसे पहले देखो मास निकालना था हमको,
तो मास यहाँ पे हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा यहाँ से हो जाएगा, वेलोसिटी गिवन है, तो सारी बातें हमारी यहाँ से क्लियर हो जाएगी और इस तरीके से आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मास देखो कितना कम निकला है। तो अब इसका मास इतना कम है इसलिए इतनी सारी वो वेवलेंथ को शो कर रहा है हमारा। ठीक है, समझ आया ये बात? तो इतना सा था और कुछ नहीं था इसमें। अब हम देखेंगे आपका क्या, हेसनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये आपका बेसिकली रिलेट करता है एरर वाले से। तो आपने यदि क्लास 12th वगैरह में या फिर 11th में या फिर बेसिक वगैरह आपके एरर के कंसेप्ट क्लियर नहीं तो पहले उनको जाके क्लियर कर लेना, तभी आपको क्लियर और अच्छे से होगा। ठीक है, इसको भी हम देखना शुरू करते हैं।